बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 290 एक साथ सुन चुके हैं और अब 291 किस मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं तुमसे पहले ही कह रहा था कि बात बढ़ाओगे तो उलझ जाएगी। विल्सन ने बिगड़ कर कहा, अब भी वक्त है, रिवाल्वर जेब में रख लो। नहीं, अब वक्त गुजर चुका है मिस्टर ग्राहम, मैंने जहरीले लहजे में कहा। तुमने पहले ही शराफत का सबूत दिया होता तो और बात होती, लेकिन अब मैं तुम्हें बता चुका हूं कि मैं मुकम्मल इंतजामात के साथ यहाँ आया हूँ। इसलिए अब अगर तुमने रिवाल्वर वापस रख लिया तो भी मैं तुम्हारे साथ कोई नरमी नहीं बरतूंगा। तुम लोगों को खुद पर बहुत नाज है। अब तुम 1 लाख अमेरिकी डॉलर अदा करोगे, लेकिन हमसे उतनी ही रकम तलब करो जितनी हम अदा कर सकते हैं। विल्सन ने कहा, तुम लोग आलमी सियाहत पर निकले हो, कोई उठाई गिर या फकीर नहीं हो। हमने गलत बयानी की थी, विल्सन ने धीमे लहजे में कहा। अब बस करो, इस वक्त हम जिस मुश्किल में फंस गए हैं उसके लिए बड़ी से बड़ी रकम कम है, मगर हम भी क्या करें। हर शख्स पहले यही कहता है मिस्टर विल्सन, लेकिन आखिरकार मुतालबा पूरा कर देता है। मुझे इससे भी गरज नहीं कि तुमने पहले गलत बयानी की थी या अब कर रहे हो। मेरा ख्याल है तुम ठीक कह रहे हो। विल्सन ने एक गहरी सांस लेकर कहा, हमारे सामने 2 ही रास्ते हैं, या तुम्हारा मुतालबा पूरा कर दें या मौत को गले लगा लें, लेकिन फौरी तौर पर तो इतनी बड़ी रकम मुहैया नहीं की जा सकती। हमें मोहलत दरकार होगी। मोहलत तो दी जा सकती है, लेकिन मैं तुम पर एतबार नहीं कर सकता। तुमको रकम की अदायगी तक मेरी कैद में रहना होगा। बहुत होगी। ग्राम उछलकर खड़ा हो गया। इतनी तजलील मैंने पूरी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं की, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ग्राम के अंदाज से साफ जाहिर था कि वो होशो हवास खो चुका है और कोई भी कदम उठा सकता है। मैंने तेजी से फैसला किया और ग्राम के साथ साथ खुद भी संभल गया। ग्राम ने अपनी जेब से रिवाल्वर निकाला। इस बार वो यकीनी तौर पर मुझ पर फायर कर देता, लेकिन उसके लिए उसे मोहलत दरकार थी। रिवाल्वर पूरी तरह गिरफ्त में लेने और फिर निशाना लेकर गोली चलाने की मोहलत, और मैं उसे मोहलत फराम कर देता तो दुनिया का सबसे बड़ा अहमक कहलाता। उधर ग्राम ने जेब में हाथ डाला और इधर मैंने उस पर छलांग लगाई। इससे कबल वो भी मुझ पर रिवाल्वर निकाल चुका था और उस वक्त मेरी तरफ से उसे किसी मुजामत का सामना नहीं करना पड़ा था, इसलिए वो कम अज कम इस तरफ से तो कतन बेफिक्र था। बेफिक्र ना होता तब भी कोई फर्क ना पड़ता। उसने रिवाल्वर निकालने के मामले में इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा किया था और उससे ज्यादा तेज रफ्तारी का मुजाहरा वो कर ही नहीं सकता था, लेकिन वो मुझसे पीछे रह गया। उसका हाथ जेब से बाहर आते ही मैंने रिवाल्वर उसके हाथ से झपट लिया। डेविड रियान और विल्सन तो शायद देख ही ना सके होंगे कि मैंने क्या किया था, इसलिए कि जो कुछ भी हुआ वो उनके लिए कतई गैर मुतवक्को था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ग्राम पर यूं झपट पड़ूंगा। मैंने ग्राम से सिर्फ रिवाल्वर झपट लेने पर ही इक्तफा नहीं किया, बल्कि उससे रिवाल्वर छीनने के साथ साथ ही मैंने उसे उठाकर कमरे के वस्त में रखी मेज पर फेंक दिया था। मेज पर काफी के बर्तन रखे हुए थे। ग्राम पर तो जो भी गुजरी हो, बगैर चीनी के बने हुए नाजुक बर्तन उसका बोझ ना सहार सके, जो पूरी तरह जद में आकर किरचियों में तब्दील हो गए और जिनकी कीमत अच्छी थी, लेकिन कालीन पर गिरना उनका मुकद्दर बना। सेंटर टेबल मजबूत थी, वरना सदाए एहतजाज जरूर बुलंद करती। डेविड और विल्सन दोनों ही हैरत से मुंह फाड़े खड़े थे। यूं मालूम होता था जैसे वो दोनों जादू के जोर से मुजस्मों में तब्दील कर दिए गए हों। दोनों में से एक को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। विल्सन तो खैर ग्राम का साथी था, लेकिन मैंने इब्तिदाई में अंदाजा लगा लिया था कि डेविड भी उन दोनों से बखूबी वाकिफ था। वो दोनों उसे मेकअप की वजह से नहीं पहचान सके थे, वरना इस वक्त सूरत हाल कुछ और ही होती। ग्राम सेंट्रल टेबल पर पड़ा छत को घूरे जा रहा था। उसे चोटें इतनी नहीं आई थी जितना दचका पहुंचा था। मेरे बारे में उसका अंदाजा शुरू ही से गलत था। उसका रवैया तहकीर अमेज था, जबकि विल्सन के अंदाज में बुर्दबारी थी। उसने मेरी बातों की अहमियत से किसी भी लम्हे इनकार नहीं किया था। ग्राम का हद से बड़ा हुआ ज़म उसे ले डूबा था। कैप्टन बेंस, तुमसे मुखातिब है मिस्टर ग्राहम, मैंने बावकार अंदाज में कहा। अस्ट्रेड का मुजरिम करार देते हुए मैं तुम्हें हिरासत में लेते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। टेबल पर गिरने के बाद ग्राम ने पहली बार पलकें झपकाई और उठकर बैठने की कोशिश की, मगर लुढ़क कर नीचे गिर पड़ा। विल्सन हुनूज दम बखुद था और मिस्टर विल्सन, तुम्हारे अच्छे रवैये और बुर्दबारी के बायस मैं तुम्हें सिर्फ 25,000 अमेरिकी डॉलर की कीमत गोटेल से निकल जाने दूंगा। विल्सन ने चौंक कर शुक्रगुजार नजरों से मेरी तरफ देखा। तुम एक असूल पसंद आदमी हो मिस्टर डले, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि ग्राम को एक मौका और दे दो। मैं तुम्हारी दरख्वास्त पर जरूर गौर करता मिस्टर विल्सन, लेकिन मुझे अभी अभी ख्याल आया है कि ग्राम की गिरफ्तारी के कारनामे पर मुझे प्रमोशन तो मिलेगा ही, इसके अलावा नकद इनाम से भी नवाजा जाएगा। मेरी फाइल में जो तौसीफी असनाद लगेंगी वो एक अलग क्रेडिट होगा। मैं एक बाइज्जत शहरी हूँ मिस्टर विल्सन,
معاشرے اور محکمے میں اپنی عزت بڑھانے کے لیے بھی تو مجھے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ مسٹر گرام کا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع عنایت کیا۔ اگر یہ اس قدر خود سری کا مظاہرہ نہ کرتا تو میں کبھی سے گرفتار نہ کرتا۔ تم میں ایک دھوکے باز آدمی ہو، گرام غرایا۔ اگر تم نے دھوکے سے حملہ نہ کیا ہوتا تو میں تمہاری ہڈی پسلی برابر کر کے رکھ دیتا۔ تم نے دیکھا مسٹر ولسن، ابھی اس کے دماغ کے کیڑے نہیں جڑے۔ اس کے خیال میں جو کچھ بھی ہوا وہ اس کی غفلت کا نتیجہ تھا، میری مہارت کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ اب بھی وقت ہے گرام، ہوش میں آ جاؤ، ولسن نے کہا۔ مسٹر ڈلے سے معذرت کر لو، ممکن ہے وہ تمہاری پہلی غلطی معاف کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔ میں اس چھوکرے سے معافی مانگوں گا، گرام نے انتہائی حقارت سے کہا۔ اس جیسے معلوم نہیں کتنے تو میرے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ تم مجھ سے ہرگز معافی مت مانگو گرام، مجھے اس کی کوئی تمنا بھی نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر تم نے جیوری کے سامنے معافی مانگی تو وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ گرام آج تک گرفتار نہیں ہوا، گرام نے سینہ تان کر کہا۔ گرام گرفتار ہونے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا، کوئی مجھے مار سکتا ہے، گرفتار نہیں کر سکتا۔ چلاؤ گولی۔ اس نے مجھے للکارا ہے مسٹر ولسن، اور یہ میری بہت بری عادت ہے کہ جو بھی مجھے للکارے میں اس سے مقابلہ ضرور کرتا ہوں۔ اگر میں نے اسے گولی مار دی تو مجھے ساری زندگی اسے گرفتار نہ کرنے کا کلک رہے گا، لہذا میں اسے زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اسی دوران ممکن ہے تم فرار ہونے کی کوشش کرو، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ایسی کسی کوشش میں تم خود بھی گرفتار ہو سکتے ہو۔ جب تک میں تمہارے کمرے میں موجود ہوں، تمہارے کمرے سے نکل کر ایک مکھی بھی بچ نہیں سکتی۔ ہوٹل کے گرد انٹیلیجنس والوں کی فوج ہے، اور اندر میرے ساتھی جو کسی بھی ہنگامی صورت میں صرف ایک سگنل دے کر تمہیں گرفتار کروا سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ تمہارے رویے سے میں بے حد خوش ہوا ہوں اور تمہیں کوئی نقصان پہنچتے نہیں دیکھ سکتا، اور مجھے امید ہے کہ نہ تم فرار ہونے کی کوشش کرو گے اور نہ ہی میرے اور گرام کے درمیان آنے کی کوشش کرو گے، اور یہی ہدایت تمہارے لیے بھی ہے۔ میں نے ریوالور ڈیوڈ کی طرف اچھالتے ہوئے کہا، تمہیں ولسن پر نظر رکھنی ہے، اگر یہ ذرا سی بھی حرکت کرے تو تم فائر کر سکتے ہو۔ تمہیں گرام کی طرف سے ہوشیار رہنا ہے، یہ بد نیت آدمی ہے، اس کی نیت میں کسی وقت بھی فتور آ سکتا ہے۔ ممکن ہے تمہیں غافل پا کر یہ تم پر جپٹ پڑنے کی کوشش کرے گا، ایسے کسی بھی موقع پر تم بے دریغ گولی چلا دینا۔ ڈیوڈ کے انداز سے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے گرام سے نہ الجھنے کا مشورہ دینا چاہتا ہو۔ اس کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہو گئی تھی اور یہ بڑی خوش آئندہ بات تھی۔ رینڈل کی طرف سے تو وہ بدزن ہو ہی چکا تھا، اور اب میں ان لوگوں سے برسرے پیکار تھا جو اسے قتل کرنے کی کوشش میں ملوث تھے۔ شاید وہ مجھے بتانا چاہتا تھا کہ خالی ہاتھ گرام سے مقابلہ کر کے میں خسارے میں رہوں گا۔ اگر وہ ایسا سمجھ رہا تھا تو یہ اس کی بھول تھی، وہ شاید لیک ون سے واقف نہیں تھا اور نہ ہی اسے میری صلاحیتوں کا کوئی اندازہ تھا، لیکن میں خوب جانتا تھا کہ گرام کس قدر خوفناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ چوٹ کھایا ہوا سانپ تھا جو مجھے ڈسنے کے لیے بے تاب تھا۔ گرام کمرے کے وسط میں کھڑا مجھے کسی سانپ کی طرح پلکیں جھپکائے بغیر گھورے جا رہا تھا۔ میری خود اعتمادی یقیناً اس پر اثر انداز ہوئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ایک ریوالور بردار شخص اپنی مرضی سے نہتا ہو کر کسی کے مقابلے پر اتر سکتا ہے۔ اپنے بارے میں اس کا گمان یہی تھا کہ وہ مجھے پیس کر رکھ سکتا ہے۔ تم نے اعلان کیا تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی تمہیں گرفتار نہیں کر سکتا، اور میں نے تمہیں زندہ ہی گرفتار کرنے کا عہد کیا ہے۔ پہلے تو بقول تمہارے میں نے تم پر دھوکے سے حملہ کیا تھا، لیکن اب تو تم پوری طرح تیار ہو۔ اس کے باوجود میں تم پر حملہ کرنے میں پہل نہیں کروں گا۔ تم جیسے جھوٹے آدمی سے کچھ بعید نہیں کہ پھر بعد میں کوئی الزام عائد کر دو۔ میں تمہیں پوری طرح بے بس کر کے مارنا چاہتا ہوں۔ گرام کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور وہ کسی ببرے ہوئے سانڈ کی طرح میری طرف بڑھا۔ لاشعوری طور پر وہ مجھ سے خوف زدہ ہو چکا تھا، اور اس کا میری طرف بڑھنے کا انداز ایسا تھا کہ میں اس سے خوف زدہ ہو جاؤں۔ شاید اسے مجھ سے شکست کھا جانے کا خوف تھا، اور لاشعوری طور پر اس بات کا خواہش مند تھا کہ میں خود ہی خوف زدہ ہو کر اس سے مقابلے سے دست بردار ہو جاؤں، لیکن ظاہر اس کی یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی تھی۔ میں اپنی جگہ سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا اور میرا کوئی جوڑ نہیں تھا، لیکن میں پوری سنجیدگی سے مقابلہ کرنا چاہتا تھا۔ جو لوگ حریف کو کمزور یا کم تر سمجھنے کی غلطی کرتے ہیں وہ عموماً خسارے ہی میں رہتے ہیں۔ میرے قریب آ کر گرام رک گیا اور اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا، گویا وہ مقابلہ شروع ہونے سے قبل روایتی انداز میں مجھ سے ہاتھ ملانا چاہ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ بھی ایک فریب ہے۔ ہاتھ ملانے کی آڑ میں وہ دھوکے سے مجھ پر حملہ کرتا۔ یہ کوئی روایتی مقابلہ تو تھا نہیں، بلکہ انتہائی غیر روایتی اور غیر ضروری مقابلہ تھا، جس میں مد مقابل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا حماقت تھی۔ میں نے اس کی طرف یوں ہاتھ بڑھایا جیسے اس سے ہاتھ ملانا مقصود ہو، لیکن ہاتھ ملانے کی بجائے میں نے بڑی پھرتی سے اس کے چہرے پر تماچا مارا اور اس سے دور ہٹتا چلا گیا۔ گرام تقریباً پاگل ہو گیا اور پلٹ کر مجھ پر جھپٹ پڑا۔
بس उससे खासे फासले पर था, इसलिए उसे झुकाई देकर बचने में मुझे जरा भी दिक्कत नहीं हुई। ग्राम मुंह के बल एक सोफे पर गिर पड़ा और मैंने बड़ी फुर्ती से उसकी पुष्ट पर एक लात जमा दी। उठो ग्राहम, मैंने पुरसुकून अंदाज में कहा। तुम समझ रहे थे कि मैं रिवॉल्वर के बल पर तुम्हें गिरफ्तार करूंगा, लेकिन अब मैं तुम्हें कोई हथियार इस्तेमाल किए बगैर गिरफ्तार करके दिखाऊंगा। उठो, अभी तो तुम में बहुत दम होगा। ग्राम ने उठने में बड़ी तेजी का मुजाहरा किया। गुस्से के मारे उसका हुलिया बिगड़ा हुआ था। इस बार वो कराटे फाइटर के से अंदाज में मेरी तरफ बढ़ रहा था और मैं उसे निमटने के लिए पूरी तरह तैयार था। मैंने अपने लिए हिकमत अमली वजह कर ली थी, सब कुछ उस पर मुनहसर था। अगर वो मुझ पर किक आजमाने की कोशिश करता तो मैं उसका तोड़ और तरह से करता। अगर वो हाथ से हमला करता तो मैं दूसरा हरबा आजमाता। मुझे तो वो थी कि वो मुझ पर किक आजमाएगा। कराटे फाइटर तो अमूमन हुरीज से दूर रहकर उस पर हमला करना पसंद करते हैं। इस मामले में ग्राम के हौसले की दाद देनी पड़ती है कि उसने मेरी गर्दन पर खड़ी हथेली का वार करने की कोशिश की। मेरी जगह कोई और होता तो यकीनन मार खा गया होता। शायद ये उसका मखसूस हरबा था। हुरीफ पर गैर मुतवक्को जाविये से हमला किया जाए तो उसका मार खा जाना लाजमी हो जाता है, लेकिन ये भी ग्राम की बदकिस्मती ही थी कि उसके मुकाबले पर कोई आम आदमी नहीं था। बसर ली कवान का शागिर्द था, जिसकी तरबियत कितनी नामुकम्मल सही मगर थी जरूर। मैं किक की तवक्को कर रहा था मगर मेरी तरफ उसका हाथ आया और वो एक ही वार में मेरी गर्दन की हड्डी तोड़कर खेल खत्म कर देना चाहता था। मैंने इंतहाई फुर्ती से खुद को संभाला और अपना सर आगे की तरफ झुका दिया। हदफ इतना नीचे हो चुका था कि अब उसके हाथ का मेरे सर के ऊपर से गुजरना लाजमी हो गया था। जिस तरीके से मैंने खुद को बचाया था वो इंतहाई गलत था। मामूली से मामूली जूडो कराटे जानने वाला भी इस तरीके को गलत करार दे सकता था, इसलिए कि अगर इस मौके पर ग्राम अपना घुटना ऊपर उठा देता तो उसे बचने की कोई सूरत ही नहीं थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या मास्टर ली को उनका शागिर्द अपने मद्दे मुकाबिल को इतना मौका दे सकता था? मैं पूरी तरह एक्शन में था। मैंने उसके वार से बचने के लिए सिर्फ सारी नहीं झुकाया था, बल्कि मेरा दायां हाथ भी हरकत में आ चुका था और जैसे ही उसका हाथ मेरे सर के ऊपर पहुंचा मैंने उसकी कलाई गिरफ्त में ले ली। ये काम मैंने सिर्फ 2 उंगलियों की मदद से किया था और 2 उंगलियों के अंगूठों ने मिलकर उसकी कलाई के गिर्द एक ऐसा आईनी हल्का बना दिया था जिससे रिहाई आसान नहीं थी। मैंने उस पर भी बस नहीं किया बल्कि उसकी कलाई पर दबाव डालना शुरू कर दिया जो बदस्तूर मेरे सर के ऊपर थी। ग्राम इस अचानक उस्ताद पर बुखला गया था। उसने यकीनन मुझ पर हमला करने के लिए कोई कॉम्बिनेशन तरतीब दिया था, मगर मैंने उसकी पूरी परफॉर्मेशन बिगाड़ कर रख दी थी। फॉर्मेशन बिगड़ जाए तो आदमी कहीं का नहीं रहता, उसे अलसरे नोआ स्टार्ट दरकार होता है। बसूरत दीगर ऊंधी सीधी हरकतें करने लगता है, फिर उसकी जिद्दोजहद ऐसी होती है जैसे दलदल में फंस जाने वाला कोई शख्स करता है। जितनी ज्यादा वो जिद्दोजहद करता है उतना ही फंसता चला जाता है। ग्राम के खिलाफ मुझे ज्यादा जिद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था। मेरे बढ़ते हुए दबाव के साथ साथ उसे अपनी पोजीशन तब्दील करना पड़ रही थी और फिर चंद ही सेकंड के अंदर अंदर वो मतलूबा पोजीशन में आ गया। उसका पुष्ट की तरफ मुड़ा हुआ हाथ मेरी मजबूत गिरफ्त में था। इस मौके पर मैं उसका हाथ तोड़ भी सकता था और उस पर कोई कारी ज़रब भी लगा सकता था। मैंने उन दोनों से कोई काम नहीं किया और अचानक उसे जोरदार धक्का दिया। उसने बमुश्किल खुद को सामने वाली दीवार से टकराने से बचाया था। मैंने तुम्हें जिंदा गिरफ्तार करने का अहद किया है ग्राम, और मैं अपना हर अहद पूरा करता हूँ, मैंने ग्राम से कहा जो सामने वाली दीवार से टिका हाँप रहा था। अब तुम वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आगे बढ़कर मुझ पर हमला क्यों नहीं करते? अपने अल्फाज की सदाकत क्यों नहीं साबित करते? तुम तो खुद को बड़ा शहज़ोर समझते हो ना। तुम्हारा ताल्लुक तो सफेद फार्म बरतर कौम से है और मैं एक स्याह फार्म कमतर नस्ल से ताल्लुक रखने वाला शख्स हूँ। तुम एक पेशावर कातिल और तकरीबगार हो, जबकि मैं तुम जैसों को हकीर रकूमात की इवज़ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का काम करता हूँ। इस एतबार से भी तुम भी बरतर हुए। जब चाहो मुझे कत्ल कर दो, लेकिन माफ करना ग्राहम, बरतर वो नहीं होता जिसके हाथ में हथियार हो। बरतरी का ताल्लुक ज़र्फ से है, अमन पसंदी से है और जियो और जीने दो के असूल से है। तुम लोग हथियारों की दौड़ में लगे हुए हो। खुद तो तुमने हथियारों के अंबार लगा दिए हैं और छोटे ममालिक को आंखें दिखाते हो कि हथियार ना बनाए। हथियार तो हथियार होता है मिस्टर ग्राम, ख्वाह बड़े मुल्क के पास हो या छोटे मुल्क के कब्जे में। जब भी उसे इस्तेमाल किया जाएगा यकसां तबाही फैलाएगा। लेकिन ये बातें तुम्हें कहाँ हजम होंगी? तुम तो बर्तरी के घमंड में डूबी हुई कौम से मुतल्लक शख्स हो। तुम्हारे घमंड का ये आलम है कि तुम बदम खुद जिंदा गिरफ्तार किए ही नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारे ये घमंड चूर चूर करने का तहिया कर लिया है।
میری پوری گفتگو کے دوران گرام نے اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی. شاید اس نے میری باتیں دھیان سے سنی بھی نہیں تھی. وہ تو مجھ پر قابو پانے کے منصوبے بنا رہا ہوگا, مجھ پر حملہ کرنے کے لیے نئے اور زیادہ مؤثر زاویوں کی تلاش میں مغز سوزی کر رہا ہوگا. ڈیوڈ ریان پوری طرح الرٹ تھا. ولسن نے ابھی تک کوئی حرکت نہیں کی تھی. اسے خوب اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میرے اور گرام کے درمیان دخل اندازی اس کے لیے سراسر خسارے ہی کا سودا ثابت ہوگی. میری نظریں گرام پر جمی ہوئی تھی. میں نے محسوس کیا جیسے اس نے دل میں کوئی فیصلہ کر لیا ہے. میرا اندازہ درست ثابت ہوا. گرام اچانک ہی جھکا اور اس نے جھک کر اپنے بائیں موزے سے کوئی چیز نکال کر پوری قوت سے میری طرف پھینکی. کمرے میں گرام اور میرے درمیان ایک چمکدار لکیر سی کھینچ گئی. گرام نے میری طرف خنجر پھینکا تھا جو میرے کوٹ کی بائیں آستین میں دستے تک پیوست ہو گیا تھا. گرام نے یہ کام اتنی پھرتی سے کیا تھا کہ ڈیوڈ کچھ سمجھ ہی نہیں پایا, ورنہ ضرور دخل اندازی کر بیٹھتا جو مجھے کسی قیمت پر بھی منظور نہیں تھی. ولسن کے چہرے پر بے یقینی کا تاثر تھا اور گرام پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا, یوں جیسے اسے نشانہ خطا ہو جانے کا یقین ہی نہ آ رہا ہو. میرے اونٹوں پر مسکراہٹ تھی. میں نے بڑے اطمینان سے خنجر اپنی آستین سے نکالا اور گرام کی طرف اچھال دیا. تمہارا نشانہ بہت خراب ہے گرام, خیر کوئی بات نہیں, دوبارہ کوشش کرو. چمکدار خنجر گرام کے پیروں میں پڑا تھا اور وہ ساکت و صامت کھڑا تھا. شاید یہ اس کا آخری داؤ تھا. وہ یقینی اربا تھا جس کے بے خطا ہونے کا اسے کامل یقین تھا. مجھ سے مصالحت کر لو. دفعتاً اس نے برائی ہوئی آواز میں کہا, میں تمہارا ہر مطالبہ پورا کرنے کو تیار ہوں. بس اتنا ہی دم خم تھا. میں نے مزیدانہ انداز میں کہا, ابھی تو میں نے سٹارٹ بھی نہیں لیا تھا, صرف تمہیں ہی موقع دیے جا رہا تھا. مجھے ولسن کی بات مان لینی چاہیے تھی. سب کہتے ہیں کہ ولسن مجھ سے زیادہ عقل مند ہے. شاید لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں, وہ واقعی مجھ سے زیادہ عقل مند ہے. گرام نے سر جھکا کر کہا. تو پھر اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ میں نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا. خود کو گرفتاری کے لیے پیش کر رہے ہو یا نہیں؟ نہیں, اس نے جھٹکے سے سر اٹھاتے ہوئے کہا. میں کہہ چکا ہوں کہ میری زندگی میں تو کوئی مجھے گرفتار نہیں کر سکتا. ہاں, زبان بندی کے لیے میں تمہیں مطلوبہ رقم فراہم کر دوں گا. تم ایک شکست خوردہ فریق ہو گراہم, میں نے خیز لہجے میں کہا. افہام و تفہیم کا وقت تم اپنی حماقت سے گنوا چکی ہو. اب تو وہی ہوگا جو میں چاہوں گا. تم احمق ہو. اپنی جسمانی برتری کے باعث اس ظلم میں مبتلا ہو گئے کہ مجھے گرفتار کر لو گے, لیکن یہ تمہاری بھول ہے. میں تمہیں دعوت دیتا ہوں, ذرا مجھے ہتھکڑیاں پہنانے کی کوشش کر کے تو دیکھو. ایک بار پھر سوچ لو گرام, ممکن ہے اب بھی میری بات مانے جانے کی صورت میں تم کچھ ایسے فوائد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ جو تمہیں ویسے میسر نہیں آ سکتے. چاہو تو ولسن سے بھی مشورہ کر سکتے ہو. میں ایک بار پھر تم سے درخواست کرتا ہوں کہ اس گدھے کو چھوڑ دو. اسے گرفتار نہ کرنے کے بدلے ہم تمہیں بڑے سے بڑا معاوضہ ادا کرنے کو تیار ہیں. ولسن نے کہا. یہ گدھا نہیں ہے ولسن, خنجر بازی کا ایکسپرٹ ہے. کیا تم نے آج تک اس کے پھینکے ہوئے خنجر سے کسی کو بچتے دیکھا ہے؟ نہیں, ولسن نے کہا. اور مجھے اس پر حیرت ہے کہ آخر تم بچ کیسے گئے. اس کا نشانہ آج پہلی بار خطا ہوا ہے, ورنہ میں نے کبھی اس کا ہاتھ بہکتے نہیں دیکھا. اسی بات سے مسٹر ولسن, میں تم سے کوئی رقم طلب نہیں کر رہا ہوں. گرام کی حماقتوں نے رقم میں اس قدر اضافہ کر دیا ہے کہ اب اس کی ادائیگی تمہارے بس کی بات نہیں رہی. تم مطالبہ کر کے تو دیکھو, ولسن نے بے صبری سے کہا. رقم کی ادائیگی کرنا ہمارا کام ہے. 10 ملین امریکن ڈالر. میں نے ولسن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنگین لہجے میں کہا اور وہ چونک پڑا. اسے ہرگز یہ توقع نہیں رہی ہوگی کہ میں اتنی بڑی رقم طلب کر بیٹھوں گا. ایک لمحے کے لیے تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ انکار کر دے گا, لیکن پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر اس بات میں سر ہلا دیا اور گرام کو خونخوار نظروں سے دیکھنے لگا. اس کے علاوہ میں نے اسے رضامند ہوتے دیکھ کر جلدی سے کہا, تم دونوں مجھے اپنے بارے میں معلومات فراہم کرو گے. معلومات؟ ولسن نے پلکیں جھپکائی. تمہیں معلومات سے کیا مطلب؟ تم تو رقم لو اور اپنے کام سے کام رکھو. پہلے یہی ارادہ تھا, مگر اب میں ایسا نہیں کر سکتا. مجھے اندیشہ ہے کہ رقم ادا کرنے کے بعد تم لوگ مجھ پر قاتلانہ حملہ ضرور کرو گے, لہذا اپنے تحفظ کے لیے میرا باخبر رہنا ضروری ہے. فرض کرو ہم تمہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیں, تو کیا یہ معلومات تمہاری جان بچا لیں گی؟ گرام گھرایا. تمہارا جملہ ظاہر کرتا ہے کہ تمہاری نیت صاف نہیں ہے. میں مسکرایا. معلومات جان بچایا نہیں کرتی مسٹر گرام, یہ تو آدمی کو مشکل میں پھنساتی ہیں. تمہارے بارے میں تمام معلومات محفوظ کر دی جائیں گی, اور اگر میں حادثاتی موت کا شکار ہوا تو میرے ساتھی تمہیں دنیا کے کسی کونے میں نہیں چھوڑیں گے. ایسا کوئی نہیں ہوتا جو کسی کے لیے اپنی جان جوخم میں ڈالے, گرام نے کہا, اور میں اسے گھورنے لگا. یہ تمہارا موضوع نہیں ہے مسٹر گرام, میں نے درست لہجے میں کہا. یا تو میری ڈیمانڈ پوری کر دو یا گرفتار کے لیے تیار ہو جاؤ. ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا. ساری مصیبت تمہاری وجہ سے آئی ہے, ولسن بڑبڑایا. اچھا خاصا صرف 50,000 میں جان چھوٹ رہی تھی, اب اس مصیبت کو تم بھی بھگتو. ڈیوڈ حیران تھا. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیوں کہہ رہا ہوں. اس کے خیال میں وقت ضائع کر رہا تھا.
मालूमात तो खुद डेविड भी फराहम कर सकता था। उसे ये मालूम नहीं था कि यहूदियों को अजियत पहुंचाकर मैं किस कदर लुत्फ अंदोज हो जाता हूँ। उन्हें हर माल पर शिकस्त देना ही मेरी जिंदगी का निस्बुल ऐन है। तुम वहाँ कब तक खड़े रहोगे ग्राहम? इधर विल्सन के पास आकर बैठ जाओ और मेरे सवालों के जवाब दो। ग्राहम विल्सन के बराबर जाकर बैठ गया और डेविड मेरे पास आ गया। रिवाल्वर जेब में रख लो डेविड, अब इसकी जरूरत नहीं रही। और तुम भी कान खोल कर सुन लो कि अगर अब तुमने कोई गड़बड़ करने की कोशिश की तो उसके नतीजे में जिंदगी भर के लिए अपाज भी हो सकते हो। शदीद एहसास जिल्लत के बायस ग्राहम का चेहरा तारीख हो गया, मगर वो कर ही क्या सकता था। मुझसे शिकस्त तो वो पहले ही खा चुका था, अब बोलता भी तो क्या बोलता। अब शुरू हो जाओ ग्राहम, इंतजार किस बात का कर रहे हो? मैंने सख्त लहजे में कहा। तुम्हें शायद अंदाजा नहीं कि मेरा वक्त कितना कीमती होता है। तुम क्या मालूम करना चाहते हो? ग्राहम बर्राई हुई आवाज में बोला। तुम इंटेलिजेंस के आदमी हो, तुम्हारे वीजा सेक्शन में हमारे बारे में हर किस्म की मालूमात होंगी। मसलन ये मालूमात भी होंगी कि तुम यहाँ तकरीब गारी की नीयत से आए हो। मैंने तंजिया लहजे में कहा, फिर दफातन सख्त लहजा इख्तियार किया। मुझे अपने गिरोह के बारे में बताओ। गिरोह? दोनों ने हैरानी से मेरी तरफ देखा। फिर विल्सन बोला, लेकिन हमारा तो कोई गिरोह नहीं। अच्छा तो फिर यही बता दो कि तुम लोगों ने कार में बम क्यों फिट किया था? वो जरा दुश्मनी का मामला था। इस बार विल्सन ने जवाब दिया। उसके बारे में मालूम करके तुम क्या करोगे? मेरी मालूमात के मुताबिक उस कार में 2 अफराद सफर कर रहे थे, एक मर्द और एक औरत, और उन दोनों में से तुम्हारी दुश्मनी किससे थी? औरत से, विल्सन ने तेजी से जवाब दिया। शायद तुम भी उसे जानते होगे, उसका नाम तहजीब मालकम एक्स है। एक जमाने में वो ग्रीन पोल नामी तंजीम में हुआ करती थी। उस औरत के साथ एक आदमी भी तो था, क्या तुम उसे नहीं जानते? मैंने खेज लहजे में कहा और वो दोनों चौंक पड़े। नहीं, विल्सन ने नफी में सारी लाया, फिर बड़े राजदराना अंदाज में बोला, कौन था वो? जो कोई भी था अब इस दुनिया में नहीं। अग्रेशन की चाबी घुमाते ही कार के चीथड़े उड़ गए थे और साथ ही उन दोनों के भी। मेरी बात सुनकर उन दोनों के चेहरे पर सुकून की जो लहर नजर आई, उससे मुझे अंदाजा हो गया कि वो अपनी कारकर्दगी के नतीजे से अब तक बेखबर ही थे। सुनो, हम तुम्हें हर किस्म की जरूरतों से बेनियाज कर सकते हैं, विल्सन ने कहा। तुम बासलाहियत आदमी हो, छोटी मोटी ब्लैकमेलिंग करके तुमने खुद को महदूद क्यों कर रखा है? हमारे साथ रहोगे तो शहजादों की सी जिंदगी बसर करोगे। शहजादों की सी जिंदगी? मैंने यूं कहा जैसे मेरे मुंह में पानी आ रहा हो। लेकिन नहीं, मैंने नफी में सारी लाया। तुम्हारे साथ ही ने मेरी तौहीन की थी और उस पर शर्मिंदा भी नहीं है। अरे मैं तुमसे माफी मांगता हूँ मेरे दोस्त, ग्राहम ने तरंग में आकर कहा। वो तरंग में क्यों ना आता अगर उसने अली यार खान को मौत के घाट उतारने का कारनामा सर अंजाम दिया था। मैंने तुम्हें दिल से माफ किया, ग्राहम ने दोबारा कहा और मारे खुशी के उल्टा बोल गया। अरे नहीं, मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। मैंने अपना दिल बिल्कुल साफ कर लिया है। अगर तुम मेरे दोस्त बन गए तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। तुम्हारी बात पर यकीन कैसे कर लूं? मैंने उलझे हुए अंदाज में कहा। कुछ देर पहले तो तुम मेरी जान के दुश्मन हो रहे थे, उसे भूल जाओ यार। मैं भी भूल चुका हूँ। तुमने हमें उस औरत की खबर सुनाई है, मेरा जी चाह रहा है तुम्हारा मुंह मोतियों से भर दूं। मैं तो बहुत साफ दिल का आदमी हूँ। अगर तुम्हारे दिल में कुछ नहीं है तो मैंने भी तुम्हें माफ किया। अब मैं सिर्फ $50,000 पर ही इक्तफा कर लूंगा। बड़े जबरदस्त कारोबारी आदमी हो, विल्सन हंस पड़ा। अभी तक वही धुंध सवार है। ये मेरा साइड बिजनेस है, अगर इसकी तरफ से गफलत बरतूंगा तो नौबत फाकों तक भी आ सकती है। मैंने तुम्हें अपने साथ काम करने की ऑफर की थी, मगर तुमने उसका कोई जवाब नहीं दिया, विल्सन ने कहा। सोचे समझे बगैर मैं कोई काम करने का आदी नहीं हूँ। मैंने कहा, पहले तुम हर बात तफसील से बताओ, उसके बाद मैं गौर करूंगा, तभी कोई फैसला कर सकूंगा। माकूल बात है, विल्सन ने सारी लाया। तो फिर ऐसा करो, कल इसी वक्त आ जाओ, हम तुम्हें काम के बारे में भी तफसील से बता देंगे और रकम भी तुम्हारे हवाले कर देंगे। रकम वाली बात गलत है, मैंने नफी में सारी लाया। कारोबारी मामलात में उधार करना मैं पसंद नहीं करता। अरे ये उधार कहाँ है भाई, हमारे पास ट्रेवलर चेक हैं, कल तुम्हें कैश करा के दे देंगे। ठीक है, मैंने नफी में सारी लाया, लेकिन याद रखो वादा खिलाफी नहीं होनी चाहिए, वरना नताइज के जिम्मेदार तुम लोग खुद होगे। मुझे इल्जाम मत देना। ये तुमने क्या किया? कमरे से बाहर आते ही डेविड फट पड़ा। उन लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मैंने उनके गिर्द घेरा तंग किया। डेयर डेविड, उन बेचारों की औकात ही क्या है, जिस वक्त भी जी चाह उनकी गर्दन मरोड़ दूंगा। तुम औकात की बात कर रहे हो? डेविड ने हैरान होकर कहा। जानते भी हो कि ये लोग कौन है? इनका ताल्लुक डेथ सेक्शन से है। तुम्हारी बातें मैं बाद में सुनूंगा, पहले मैं जरूरी फोन कर लूं। फोन पर मैंने जरूरी हदायत जारी की, जिनकी रूह से कैप्टन बेंस इंटेलिजेंस के महकमे में हनूज मुलाजिम था और 2 रोज की छुट्टी पर था। दूसरी अहम हदायत ये थी कि असल डेंस को उसकी रिहायशगाह से आर्जी तौर पर हटा दिया जाए। फोन करने के बाद मैं डेविड के साथ होटल से निकल आया। वो मुझे बात करने के लिए बहुत बेचैन था। पहले तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम्हें यकीन आया या नहीं? तुम्हें मरवाने की कोशिश रैंडल ही की थी। मैंने टैक्सी की तलाश में नजरें दौड़ाते हुए कहा।
उन दोनों बदमाशों को देखते ही यकीन आ गया था। डेविड ने तेजी से कहा, मैं उनसे बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ, खास तौर पर ग्राम तो बहुत छटा हुआ बदमाश है। कई अफराद को तो मैं अपने हाथों से हलाक कर चुका है। तुम्हारी बातें सुन सुनकर मुझे तो हैरत हो रही है। अगर ईगल के डेथ सेक्शन में ऐसे ऐसे गधे पड़े हुए हैं तो दीगर शोबों का तो खुदा ही हाफिज है। जिस्मानी एतबार से तो तुमने उन पर अपनी बर्तरी साबित कर दी, लेकिन आखिरकार तो तुम उनके धोखे में आ ही गए ना, डेविड ने कहा। मैं हंस पड़ा। जरा मुझे भी तो मालूम हो कि मैंने क्या गलती की है। वो तुम्हें एक पैसा भी नहीं देंगे। बहुत मुमकिन है कि कल तक मुल्क से ही फरार हो जाएं। तुम्हें उसी वक्त उनसे रकम ले लेनी चाहिए थी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैंने डेविड को घूरा। तुमने ये क्यों समझ लिया कि मैं उनसे रकम वसूल करने के लिए गया था? फिर किस लिए गए थे? डेविड ने हैरत से कहा। तमाम वक्त तो तुम उनसे रकम की बात करते रहे। तुम्हारा सारा जोर रकम पर था। मैं तो सिर्फ तुम्हारे इत्मीनान के लिए ये सब बातें कर रहा था। तुम्हें इस बात पर शुबा था ना कि तुम्हें मरवाने की कोशिश करने वाला रैंडल नहीं कोई और था। लंच के टेबल पर हमारा इंतजार किया जा रहा था। मुझे भी सख्त भूख लग रही थी, लिहाजा मैं डेविड समेत लंच टेबल पर पहुंच गया, जहाँ तहजीब, कैथी ब्राउन और जनरल टेरेस पहले ही से मौजूद थे। तुमने तो बहुत इंतजार कराया यार, जनरल टेरेस ने शिकायती लहजे में कहा। तहजीब बता रही थी कि तुम जल्दी आने को कह गए थे और बुढ़ कहाँ रह गया। बैठो डेविड, मैंने डेविड के लिए अपने बराबर वाली कुर्सी खींचते हुए कहा। फिर जनरल से बोला, बुढ़ भी पहुंचने ही वाला होगा। मुझे आना तो जल्दी था, मगर अंदाजे से जरा ज्यादा देर हुई। तुमने नींद पूरी कर ली? हाँ, 3-4 घंटे की नींद काफी होती है, जनरल ने कहा। वो और कैथी ब्राउन शायद इतनी ही देर सोए होंगे। उनकी आंखों से जाहिर होता था जैसे अभी अभी सो कर उठे होंगे। तुम डेविस होटल की रुदाद सुनाओ। रुदाद डेविड से सुनो, मैं प्लेट में सालन निकालते हुए बोला। मैं इस वक्त सिर्फ खाना खाने के मूड में हूँ। डेविड से किसी को सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। वो तो जैसे बरा बैठा था, फौरन ही किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बजना शुरू कर दिया। अभी उसने चंद ही जुमले बोले होंगे कि बुढ़ आ गया। उसने आते ही हस्बे मामूल बकवास शुरू करने की कोशिश की थी, मगर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। नतीजा ये हुआ कि वो खुद ही बुरा सा मुंह बनाकर एक तरफ बैठ गया। दीगर लोगों की तरह उसकी भी तमाम तर तवज्जो डेविड की तरफ ही थी, मगर वो बहुत मरदूद था। यही जाहिर कर रहा था जैसे वो एक लफ्ज भी ना सुन रहा हो। मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा ग्राम जैसे शख्स को मिस्टर अली के हाथों इतनी बड़ी उज़ीमत उठाना पड़ी, डेविड ने दास्तान तमाम करने के बाद कहा। यकीन करें, वो इनके सामने किसी बच्चे से भी बदतर नजर आ रहा था। इस बात पर तो इसलिए यकीन किया जा सकता है कि हम अली की सलाहियतों से वाकिफ हैं, जिनके पेश नजर ग्राम जैसे लोगों की अली के सामने कोई हैसियत नहीं। लेकिन अली का रवैया समझ में नहीं आया, जनरल टेरेस ने कहा। सुना है रात भर जागने के बाद ज़हनी सलाहियतें आधी रह जाती हैं, बुढ़ ने बड़ी संजीदगी से कहा। और उसके बाद मजीद आधा दिन ना सोया जाए तो चौथाई रह जाती हैं। मैंने मुस्कुरा कर कहा, जरूर रह जाती होंगी, बुढ़ ने बड़ी संजीदगी से कहा। अगर पहले इस बात में कोई शुबा हो भी तो तुम्हारी हरकत से ये फार्मूला पाया सबूत को पहुंच जाता है। मजाक से कतई नजर तहजीब ने गुफ्तगू में शामिल होते हुए कहा, उन लोगों के साथ तुम्हारा ये रवैया कोई ज्यादा अजीब नहीं रहा? बहुत मुमकिन है गुज़िश्ता रात की शब बेदारी और गैर मामूली सूरत से दो चार होने के बायस मेरी कुव्वत मुतासिर हुई है। मुमकिन अगर मैं ताज़ा दम होता तो उन लोगों के साथ मेरा तर्ज अमल मुख्तलिफ होता, लेकिन मौजूदा हालात में मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उन लोगों के साथ इससे बेहतर सलूक नहीं किया जा सकता था। बिल्कुल किया जा सकता था, बुढ़ ने बड़ी तेजी से कहा। उनकी दावत की जा सकती थी, उन्हें सदारती मेहमान का दर्जा दिया जा सकता था, और ये कि उनकी शादियां भी कराई जा सकती थी। बकवास मत करो, मैंने बुढ़ को खुशमगीन नजरों से घूरा। हम तफ्तीशी नुक्ता निगाह से बात कर रहे हैं। ओह, मैं समझा था यहाँ समाजी नोयत की गुफ्तगू हो रही है, बुढ़ ने चौंक कर कहा। फिर मेरी घूरती हुई नजरों की ताब ना लाते हुए जल्दी से बोला, खैर कोई बात नहीं, अब नहीं बोलूंगा। मुझे वैसे भी इन कामों से कोई खास दिलचस्पी तो है नहीं। कैथी ब्राउन खिलखिलाकर हंस पड़ी और मैंने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, इस किस्म की हौसला अफजाइयों ही ने इसे इस कदर बिगाड़ दिया है। इसे कहते हैं बीवी की तरफदारी, तहजीब ने बेसाख्ती से कहा और मैं झुंझला गया। ये शख्स शैतान से कम नहीं, जो सिर्फ उंगली से शीरा दीवार पर लगाता है और बकिया हंगामे खुद बखुद रूनुमा होते चले जाते हैं। मैंने हुसीले लहजे में कहा, इसने हम सबको मौजू से भटका दिया है। प्रमोशन का शुक्रिया चीफ, बुढ़ ने बहुत आहिस्ता आवाज में कहा था, मगर मैंने सुन लिया था। प्रमोशन तो शैतान का होगा, मैंने भिन्ना कर कहा, जिस रोज उसे तुमसे तशबीह दी जाएगी। दूसरों को रोकते रोकते अब तुम खुद भी उसके साथ उलझ गए, तहजीब ने हंस कर कहा, और उसके इस जुमले पर सभी हंसने लगे।
मुस्तकिल जागते रहने के बायस तुम्हारी खुश मिजाजी रुखसत हो चली है अली। तहजीब ने मजीद कहा, सारे काम छोड़कर पहले तुम अपनी नींद पूरी कर लो। ये जागने और जगाने का वक्त है तहजीब। तुम दोस्त होकर मुझे सोने का मशवरा दे रही हो। क्या सब कुछ तुम्हारे अपने सामने नहीं है? मैं कितनी संगीन सूरत-ए-हाल से गुजर रहा हूँ। मेरे अजीज तरीन दोस्त जनरल टेरेस ने मुझे यहूदियों का एजेंट समझ लिया और जिसने मुझे इस हाल को पहुंचाया उसने मेरी हलाकत का मुकम्मल सामान कर दिया था। मुझे अंदाजा है अली, तहजीब ने कहा, लेकिन तुम आराम नहीं करोगे तो हालात का मुकाबला कैसे करोगे? तुम्हें अंदाजा ही तो नहीं है तहजीब, तुम सिर्फ ये देख रही हो कि जो नजर आ रहा है और जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा वो जितना खौफनाक है उसका तुम क्या कोई भी अंदाजा नहीं कर सकता। मेरी शख्सियत हर एक की नजरों में मशकूक होकर रह गई है। मोशे आवर ने मुझे हलाक करने के लिए एक कदम उठाया था, वो तो नाकाम हो गया। फर्ज करो उसकी तरफ से 2-4 इसी किस्म की कोशिशें और होती हैं और उसने इत्तफाक या अपनी कोशिशों के नतीजे में मैं उनसे भी बच जाता हूँ तो जानती हूँ मेरे खिलाफ उसका आइंदा कदम क्या होगा? नहीं। तहजीब ने नफी में सारी लाया, लेकिन वो इसके अलावा और कर भी क्या सकता है कि तुम्हें कत्ल कराने की मजीद कोशिशें करता रहे? ये तो वो करता ही रहेगा तहजीब, लेकिन उसने मेरी शख्सियत की तब्दीली की जो फिल्में बना रखी हैं। मुझे अंदेशा है कि पे दर पे नाकामियों के बाद वो उन्हें तमाम अरब मालिक के लिए जारी कर देगा। ओह, जनरल टेरेस मुस्तरिबाना अंदाज में खड़ा हो गया। वाकई ही तुम ठीक कह रहे हो, अगर उसने ऐसा कर दिया तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। लेकिन ये भी क्या जरूरी है कि उसने इन मजादर की फिल्में बनाई हो? वुड ने इतराज किया, ये नामुमकिन है, उसने फिल्में ना बनाई हो। डेविड ने कहा, वो इस किस्म का आदमी है, आप लोग इस एतबार से उसे ब्लैक मेलर भी कह सकते हैं। वो तो अपने लोगों को ही ब्लैक मेल करता रहता है। सुन लिया तुमने? मैंने तहजीब से कहा, यही वो बात है जिसने मुझे सबसे ज्यादा तशवीश में मुब्तला कर रखा है। सूरत-ए-हाल तो बेशक संगीन है, जनरल ने कहा, लेकिन तुम्हारा तर्ज अमल भी तो अजीब है। ग्राम और विल्सन को छोड़ने की क्या तुक थी? अब अगर वो निगरानी करने वालों को जुल दे गए तो उनकी निगरानी करने की जरूरत नहीं रही। मैंने जनरल की बात काट कर कहा, उन दोनों की निगरानी खत्म करा दो और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। जनरल के अलावा तहजीब ने भी मुझे हैरत से देखा, और अगर वो मुल्क से ही फरार हो गए तो? तहजीब ने कहा, तो मैं कम अज कम तुमसे शिकायत नहीं करूंगा, मैंने खुश्क लहजे में कहा, और जनरल समझ गया कि इस मौजू पर मैं मजीद गुफ्तगू नहीं करूंगा। तबाह होने वाली कार का तजिया किया जा रहा है अली, दफातन जनरल ने कहा, देखो क्या नतीजा निकलता है। ओह, मैं चौंक पड़ा। कार के साथ जो ड्राइवर मारा गया था उसका क्या हुआ? उसकी लाश के टुकड़े जमा कर लिए गए हैं और उन्हें यक जा करके ताबूत में बंद किया जा रहा है। फिर ताबूत उसके घर ले जाया जाएगा ताकि उसके बीवी बच्चे। मैं उठ खड़ा हुआ, तुमने उसकी बीवी से ताजियत की जनरल? मैंने कहा, और जनरल बुखला सा गया। नहीं, उसने गड़बड़ा कर कहा, इतनी फुर्सत ही नहीं मिल सकी। ये भी एक जरूरी काम है जनरल, उठो, हम अभी उसके घर चलकर उसके बीवी बच्चों से ताजियत करेंगे। हम सब लंच के टेबल से उठकर मुतवफ़ी ड्राइवर के घर की तरफ चल दिए। उसका घर महल की इमारत से कोई 2 फरलांग के फासले पर था। ये महल से मुल्क एक अहाता था जो बाहर वालों के लिए टेरेस महल की हुदूद में और टेरेस महल में रहने वालों के लिए महल की हुदूद से अलहदा था। उस अहाते में सर्वेंट क्वार्टर बने हुए थे। दोपहर का वक्त होने की वजह से सन्नाटा छाया हुआ था। जनरल को महल के अहाते से बाहर जाते देखकर गेट पर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड ने जनरल के साथ होना चाहा, मगर मैंने उन्हें वापस जाने का इशारा किया। वो मेरे महकूम तो नहीं थे, फिर मेरी बात पर किस तरह अमल कर सकते थे? इन्हें वापस कर दो जनरल, मैंने झंझला कर कहा, या तुम इस वक्त भी इनकी जरूरत महसूस कर रहे हो? फिर वो लोग जनरल के कहने पर ही वापस गए थे और हम बगैर किसी रहनुमाई के मुतवफ़ी ड्राइवर एडगर के घर की तरफ जा रहे थे। और मजे की बात यह है कि एडगर का घर किसी को भी मालूम नहीं था। जनरल ने चलते वक्त ये मसला उठाया था, मगर मैंने उसे कोई अहमियत नहीं दी थी। छोटी सी जगह में उसका घर ढूंढना मुश्किल ना होता। मेरा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ, हमें एडगर का घर ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जनरल टेरेस की वहां आमद कोई मामूली बात नहीं थी, और वो भी बगैर मुआवजों के। वहां रहने वाले तमाम लोग जनरल के मुलाजिम थे। कुछ ऐसे थे जिन्हें जनरल के करीब जाने का मौका मिलता रहता था, और कुछ ऐसे थे जिन्हें कभी यह मौका मिला ही नहीं था। आज उनकी भी चांदी हो गई थी। वो जनरल को बहुत करीब से और बिला रोक टोक के देख सकते थे। वहां रहने वाले मुलाजमीन ने एडगर के घर तक हमारी रहनुमाई की, जहाँ से बैन की सदाएं बुलंद हो रही थी। पास पड़ोस की औरतें भी जमा होकर बैन कर रही थी। अंदर जनरल की आमद की इतला पहुंची तो खलबली सी मच गई। हमें फौरन ही अंदर ले जाया गया। हम छोटे से सेन से गुजरकर एक मुख्तसर से बरामदे में पहुंचे, जहाँ जमीन पर दरी बिछी हुई थी। हमारी आमद से कबल उस दरी पर खवातीन बैठी हुई थी, जो अब अंदर कमरे में चली गई थी, मगर एडगर की बेवा अब भी वहीं बैठी थी। उसने स्याह मातमी लिबास पहन रखा था, बाल बिखरे हुए थे, आंखें सुर्ख और मतूरम हो रही थी, और नजरें दूर कहीं खिला में जमी हुई थी, जैसे वहां अपने मुतवफ़ी शोर को तलाश कर रही हो।